स्टूडेंट। तो आज मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन आज क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोल रहा हूं कि बहुत दिनों से वीडियो देने की प्लानिंग थी, लेकिन किसी कारणवश मैं मात्र 4 वीडियो अपलोड कर सका यूट्यूब पे। लेकिन प्यारे बच्चों, आज के दिन से आप रेगुलर हर रोज डेली 1 वीडियो क्लिप जरूर मिलेगा आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री का, और हर अल्टरनेट डे हम कोशिश करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स का भी देने का, ठीक है। और क्लास 11th के बायो का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी ऑनलाइन चैनल में ये YouTube का मटेरियल आपके लिए आपके बेस को बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, और बिना इसका न्यूमेरिकल समझने में भी दिक्कत है, न्यूमेरिकल बनाने में भी दिक्कत है, तो आप अपना स्टेप वाइज ऊपर उठें, 11th का फाउंडेशन मजबूत करें। तो न्यूमेरिकल तो आपके हाथ का खेल है और ब्रेन का खेल है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो आगे आगे क्लिक करते चले जाइएगा। तो बिना लेट किए, तो ये मेरा आज का लेक्चर नंबर 5 होगा क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए। डियर, हम स्टार्ट किए थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, और हम जनरली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में मेरा 4 वीडियो लेक्चर है, जो स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज द नीड ऑफ केमिस्ट्री, एंड व्हाट इज मैटर, classification of matter, what is physical and chemical properties, and some basic idea about uncertainty in measurement and significant। ये पीछे 4 वीडियो लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं, समझा दिए हैं। तो ये जो आज का लेक्चर नंबर 5 है, इस चैप्टर का यहीं से स्टार्ट होता है आपका पढ़ाई। वो बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन ये जो है अब यहां से आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए, क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर 5। और इसमें हम आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट, first of all, what do you mean by law of chemical combination? So law of chemical combination is a statement proposed by different scientists which help you to observing the quantitative and qualitative change during the chemical reaction। समझ में आया? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मेन मतलब क्या हो गया? इट इज ए स्टेटमेंट प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट टू ऑब्जर्विंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस occurs when a chemical reaction is takes place or taking place। ओके, तो अब पहला लॉ है law of, there are 5 laws of chemical combination, ठीक है। there are
5 लॉज, कितना लॉ है? 5 लॉज है, ठीक है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसको और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। Okay, so there are 5 important law in your syllabus. All these law are combinedly known as law of chemical combination. So first law of chemical combination is law of conservation of mass. First law of chemical combination is law of conservation of mass. Second one is law of definite proportion. It is also known as law of constant proportion. Third is law of multiple proportion. Fourth is law of reciprocal proportion, and fifth is law of gaseous volume. Okay? अब इसको हम 1 by 1 डील करेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी वीडियो लेक्चर को देखने से पहले डॉक्टर गुंजन का लेक्चर जरूर देखो, वो तुम्हारे बेस को बहुत मजबूत करेगा और कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। छोटा छोटा पार्ट में, छोटा छोटा वीडियो लेक्चर में तुमको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब है पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों दिया गया था? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल चेंज आता है, उस चेंज का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए ये लॉ दिया गया। तो लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहता है कि द मास ऑफ ए सिस्टम बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। समझ गए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ मास का कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it remain constant during a phase of chemical reaction. Means before chemical reaction जो मास था, after chemical change जो मास होगा, दोनों मास आपस में सेम होगा, मास में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लिखिए, इन ऑल केमिकल चेंजेस, in all chemical changes total mass of a system remain
neither be created nor destroyed during the course of chemical change. During the course of a chemical change. तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लॉ कौन प्रपोज किया था, हु प्रपोज दिस लॉ? तो ये दिया था आपका लेवोजियर। लेवोजियर कब दिया था? इन 1774 ईस्वी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन दिया? लेवोजियर। कब दिया था? 1774 में। ठीक है, ये 1700-1800 का फेनोमेना है सब। ठीक है, अब ये लॉ हेल्प करेगा ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस लॉ का कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, इट हेल्प्स इन ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं, उसमें से 460 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास किए और 40 स्टूडेंट सेकेंड और थर्ड डिवीजन से पास किए। तो आपके स्कूल का क्वालिटी देखा जाएगा कि क्वालिटी इज बेटर, बेस्ट। बट अगर 500 में 50 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन किए और 450 स्टूडेंट जो है वो किसी तरह से पास किए, तो आपके रिजल्ट जो मार्केट में जाएंगे क्वांटिटेटिव रिजल्ट हो गया, लेकिन क्वालिटी वाला रिजल्ट नहीं हुआ। तो क्वालिटी मतलब टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम अदर पर्सन, और क्वांटिटी मतलब आपका वेटेज, क्या वेट है आपका। तो ये लॉ जो है आपको हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये लॉ कौन प्रपोज किया था? लेवोजियर इन 1774। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? इन ए केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, दैट इज मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल चेंज। अब देखिए, ये HCl प्लस NaOH एक्वस लिखिए, HCl के नीचे डाइल्यूट लिखिए, पानी में मिलाया हुआ। इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, स्विच ऑफ कर दूंगा। इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये रिएक्शन एक्वस में आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट होता है। ये बनाता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट कहते हैं, राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। तो रिएक्शन किया कौन? HCl और NaOH। HCl और NaOH रिएक्शन करके कन्वर्ट कर गया NaCl और H2O में। तो आपको क्या बोला है कि इन ऑल केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो टोटल मास, इस रिएक्टेंट का टोटल मास निकालिए, 1 + 35.5 कितना हुआ? 36.5। NaOH का निकालिए, 23 + 16 + 1 = 40। ये हो गया HCl का मास और ये हो गया NaOH का मास। ठीक है,
टोटल मास निकालिए, टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो गया, 40 प्लस 36.5 इज इक्वल टू 76.5 ग्राम। तो टोटल रिएक्टेंट का मास हो गया 76.5 ग्राम। अब सिमिलरली टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे तुरंत, ठीक है। अब देखिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो NaCl का मास कितना होगा, 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। H2O का मास कितना होगा, 1:2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। एटॉमिक मास याद कर लीजिएगा, मोल कंसेप्ट बिना एटॉमिक मास याद किए नहीं होगा। कम से कम हाइड्रोजन से लेके 30 एलिमेंट तक का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद कीजिएगा, ये आपको होमवर्क के रूप में मिला, ठीक है। अब देखिए टोटल मास कीजिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ, टोटल मास 58.5 प्लस 18 कितना हो गया, 76.5 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी 76.5 ग्राम, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट भी 76.5 ग्राम। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज। ये लॉ था लेवोजियर साहब का, और उन्होंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आगे फिर देखिए इसी का एक और एग्जांपल, इसी लॉ के बारे में एक और एग्जांपल देखिए। अब देखिए सपोज कीजिए 1.7 ग्राम, सेकेंड एग्जांपल, 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट dissolved in 100 ग्राम वाटर। 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट dissolved in 100 ग्राम water and 0.585 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl dissolved in 100 ग्राम वाटर, ठीक है। ये दोनों अभी अलग अलग कंटेनर में है, 2 सेपरेट कंटेनर में, एक बीकर में ये बना लिए, एक बीकर में ये मिला बना लिए, ठीक है। ये अलग एक बीकर ले लिए, इसमें सिल्वर नाइट्रेट बना लिए, ये अलग बीकर ले लिए, इसमें NaCl बना लिए, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करने के बाद, दोनों को ज्वाइंट कर देने के बाद, ये दोनों when combined to form silver chloride and sodium nitrate, ठीक है। तो जब दोनों को मिक्स कर दिए तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो 1.435 ग्राम AgCl बना। कितना ग्राम बना, 1.435 ग्राम AgCl बना, और 0.85 ग्राम NaNO3 बना, ठीक है। अब आप बताइए बिफोर रिएक्शन
टोटल मास कितना हो गया बिफोर रिएक्शन टोटल मास कितना हो गया 1.7 प्लस 0.585 प्लस 200। ये 100 ग्राम वाटर 100 ग्राम वाटर दोनों वाटर के वेट को जोड़ दिया कितना 100 ग्राम हो गया 200 ग्राम वाटर हो गया कितना 100 ग्राम 200 ग्राम। अब उसको जोड़ने के बाद कितना वेट आया मेरा बोलिए जोड़ने के बाद वेट आ गया 202 पॉइंट ये इक्वल टू हो गया 202.285 ग्राम। ठीक है तो आप समझे 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को डिजॉल्व किए 100 ग्राम वाटर में और फिर 0.585 ग्राम NaCl को डिजॉल्व किए 100 ग्राम वाटर में और जब दोनों को मिला दिए when combined to form silver chloride and sodium nitrate ये बन गया कितना सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है GCl 1.435 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट 0.85 ग्राम। तो बिफोर कंबाइनिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया 202.285। अब आफ्टर द रिएक्शन ये हो गया बिफोर रिएक्शन और ये हो गया आफ्टर रिएक्शन ध्यान से देखिए 1+435 ग्राम प्लस 0.85 ग्राम प्लस 200 ग्राम तो वाटर इसमें भी है वाटर तो हम उसको छान के निकाले नहीं उड़ाए नहीं तो टोटल मास इस केस में भी आ गया 202.285 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है वेरीफाई करता है। डियर स्टूडेंट इसका एक लिमिटेशन है लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां नहीं लगता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जहां मास डिफेक्ट होता है वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लिखिए लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन लिखिए। तो इसका लिमिटेशन आपको लिखना होगा इट इज नॉट applicable in a nuclear reaction। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एप्लीकेशन है किसी भी जगह पे आप ये सब चीज नहीं पाइएगा। ठीक है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास में अंतर आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में अंतर आएगा न्यूक्लियर रिएक्शन में उस मास को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट जब आ गया इसका मतलब मास इज क्रिएटेड एंड मास इज डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहां कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा और इसको हम लोग इट इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी का जो फॉर्मूला है E is equal to delta mc square। This is famous equation proposed by Einstein Saher for and this equation is known as theory of relativity and delta m is called mass defect। तो जहां मास में डिफेक्ट आएगा वहां लेबोजियर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा। दिस इज द लिमिटेशन एंड डिफेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेक्चर बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बाय।